हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी मैंने एससी आयोग के बारे में बताया हुआ था और आज की दोस्तों जो एक बेहतरीन से क्लास शुरू होगी और आज का टॉपिक होगा दोस्तों एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग को लेकर। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें उसी से मिलती जुलती है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज वही क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ एसटी आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग को लेकर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करा करिए। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी कि जो भी लोग मेरा कल का वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग दोस्तों कमेंट कर दीजिए, आप लोग बायोलॉजी चाहते हो या पर्यावरण चाहते हो दोस्तों, या आप लोग ज्योग्राफी। ठीक, तो मैं उसी हिसाब से वही क्लास शुरू करूं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा अनुसूचित जनजाति आयोग या दोस्तों एसटी आयोग। तो दोस्तों किस भाग में, तो भाग आपका है 16। तो भाग 16 में एसटी जनजाति या एसटी आयोग या अनुसूचित जनजाति के बारे में दोस्तों क्या बताया गया है, किसमें, भाग 16 में। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो आप लोग अनुच्छेद 338 का देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 338 का। और एससी आयोग दोस्तों किसमें था, केवल 338 में, और ये केवल किसमें, 338 का। तो एसटी आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 का में दोस्तों। इसकी स्थापना के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है ना दोस्तों। इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब दोस्तों इसका संविधान में वर्णन है और इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 338 का में एसटी आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट ये एक संवैधानिक निकाय है और 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दोस्तों इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी संरचना की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। एसटी आयोग की संरचना की बात करें तो संरचना में दोस्तों एक आपका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो टोटल ऐसे मिलाकर कितने लोग हो गए दोस्तों, 5 लोग हो गए। ठीक है ना, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ऐसे टोटल दोस्तों कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो ये 3 सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है ना, एसटी आयोग। फिर आप लोग दोस्तों देख लीजिए, जो ये 3 सदस्य आपको दिख रहे हैं, 3 सदस्य, इन 3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों उपाध्यक्ष और सदस्य में कम से कम 2 सदस्य एसटी जनजाति से संबंधित होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये मतलब यानी उपाध्यक्ष और ये 3 सदस्य, टोटल 4 लोग हो गए। इन दोनों को मिला के कम से कम 2 सदस्य दोस्तों एसटी जनजाति से संबंधित होना चाहिए। और यहाँ 3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों ये संरचना मिलाकर इनकी टोटल संख्या 5 है। 3 सदस्य होते, 3 सदस्यों में एक महिला, और इन दोनों को मिलाकर के कम से कम 2 एसटी जनजाति से सदस्य संबंधित होना चाहिए। ठीक, क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति की बात करें तो एसटी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति की बात करें तो एसटी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अनुच्छेद 338 का में एसटी आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है और 65वें संविधान संशोधन दोस्तों 1990 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसकी संरचना में बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से टोटल 5 लोग हो गए
3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य होना चाहिए और सदस्य और उपाध्यक्ष में से कम 2 एसटी जनजाति से संबंधित हो। इनकी नियुक्ति दोस्तों, अध्यक्ष, सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक दोस्तों, क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करें। चलिए दोस्तों, आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सेवा और शर्तें को लेकर। ठीक है ना, सेवा शर्तें। तो एसटी आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी इनकी क्या सेवा होंगी, क्या होगा? वैसे तो इनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। तो इनकी सेवा और जो शर्तें होती हैं, इनको निर्धारण करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। तो एसटी आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। मुख्यालय की दोस्तों बात करें तो मैंने कल एससी आयोग का भी मुख्यालय दिल्ली बताया हुआ था, और इनका भी दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। यानी इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है ना दोस्तों। तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों। ठीक है ना, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है ना, 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से? भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, जयपुर और शिलांग। ठीक, ये दोस्तों 6 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। कौन कौन से? भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, जयपुर और शिलांग। तो 6 आपके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। इसके बाद दोस्तों कार्य की अगर बात करें तो एसटी जनजातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी रखना। यानी एससी जनजातियों के संरक्षण के लिए जो विषय बनाए जाते हैं या जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उनकी जांच करना और निगरानी करने का कार्य दोस्तों किसका है? एसटी आयोग का है। ठीक, ये मतलब था। इसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों है एसटी जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायत की जांच करना। अगर दोस्तों एसटी जनजाति से संबंधित, ठीक, अधिकारों से संबंधित अगर उसके एसटी जनजाति के अधिकार को लेकर अगर कोई व्यक्ति उनका हनन करता है, एसटी जनजाति के अधिकार को लेकर अगर कोई व्यक्ति उनका हनन करता है, तो अगर उसकी शिकायत की जाए, ठीक है ना, तो उसकी शिकायत की क्या की जाएगी? जांच। और जांच करने का अधिकार किसके पास है? अनुसूचित जनजाति आयोग। ये भी एक इनका कार्य हो जाएगा। तो एसटी जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की क्या? जांच करना। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों नई जनजातियों को देखना दोस्तों यहाँ पर, यानी नई जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल करने के लिए, यानी अगर कोई नई जनजाति आ रही है एसटी में, अगर उसे शामिल करना है तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन? एसटी आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है अगर नई जनजातियों को अनुच्छेद 342 के तहत, ठीक है ना दोस्तों, नई जनजातियों को शामिल करने की सलाह किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, ये लोग। इसके बाद अगला कार्य एसटी जनजातियों के विकास के लिए कार्यरत रहना इसका प्रमुख कार्य है। यानी एसटी जनजातियों के लिए विकास करना इसका सबसे प्रमुख कार्य है दोस्तों। ठीक, अगर कोई नई जनजाति शामिल होती है तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, ठीक है ना, इसकी सलाह वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य है दोस्तों। ठीक है ना। तो देख लीजिए सेवा शर्तें निर्धारण राष्ट्रपति, इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में, 6 क्षेत्रीय कार्यालय ये हैं, और ये इसके दोस्तों क्या है? कुछ प्रमुख कार्य। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ पॉइंट बचे तो मैं उन पर भी बात कर लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों आप कुछ बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तत्व बिंदु को लेकर, ठीक है ना, जहाँ से कभी कभार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखो दोस्तों पहला है एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना दोस्तों। यानी एसटी आयोग जब ये बना था तो उस टाइम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कुंवर सिंह टेकाम। ठीक, कुंवर सिंह टेकाम।
एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे। एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट है एसटी आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है ना दोस्तों, महिला अध्यक्ष, महिला। एसटी आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह एसटी आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह। इसके बाद दोस्तों रामेश्वर औराग, वर्डिंग देखिए दोस्तों, रामेश्वर औराग एसटी आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, रामेश्वर औराग एसटी आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद एसटी आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री तापिर गाव थे। श्री तापिर गाव थे। ठीक है ना दोस्तों, यानी श्री तापिर गाव। ये आपके थे कुछ अन्य पॉइंट। तो एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम, एसटी आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह दोस्तों, और रामेश्वर औराग एसटी आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुके, और एसटी आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी? श्री तापिर गाव। तापिर गाव। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जामों में आ जाते। तो पहले तो आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों तो ये आप लोगों ने देखा एसटी आयोग का जो छोटा सा टॉपिक था मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। कल की दोस्तों जो क्लास होगी कल उस पर बात करेंगे कुछ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर बात कर लेंगे। ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर कल बात करेंगे दोस्तों, और कल का टॉपिक यही रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग से भी दोस्तों कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो कल इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि वास्तव में दोस्तों मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों आप लोग कमेंट करें। अगर ये आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ मुझे बताइए, तभी तो मैं जान पाऊंगा आपके बारे में कि आप लोग कैसा क्या पढ़ना चाहते क्या नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए, जुड़िए हमसे, और जितना ज़्यादा आप लोग दोस्तों हमसे जुड़ेंगे उतना हम आपको और भी अच्छे से अच्छा मैटर देने की वो करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो उतना अच्छे से अच्छा मैटर आपको और हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।